हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिक मीन का इनिशियल्स, ठीक है ना। तो हम उस क्लास को अब क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और हम डिस्कस करते हैं ज़रा कुछ और चीज़ें जो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हमें जाननी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, एक तो हमें ज्योमेट्रिक मीन जो है इसके आपका एक और फॉर्मूला भी हमें समझना है। और जरा देखिएगा, फॉर ग्रुप डेटा क्या समझना है हमें, फॉर ग्रुप डेटा। तो आपका जो ग्रुप डेटा है बेटा, आप सबको पता है कि ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ग्रुप डेटा का मतलब है व्हेन द फ्रीक्वेंसी आर गिवन, when the frequency are given, so this is the condition जब आपका ग्रुप डेटा बेसिकली क्या होता है बेटा, आपका अवेलेबल होता है, ठीक है। हाँ जी, तो जरा देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिक मीन जो है इसका फॉर्मूला जरा देखिए यहाँ पे ग्रुप डेटा में जैसे कि आपको पता ही है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या है आपका, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। तो कहीं ना कहीं आपका यहां पे अगर बात करें तो अब जरा देखिए ग्रुप डेटा में इसे मैं कैसे बनाऊंगा। देखो सुनो, ग्रुप डेटा में इसका फॉर्मूला होता है और कुछ ऐसा होता है, x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3 और इस तरीके से करते करते xn की पावर fn और होल डिवाइडेड बाय आपका कौन सा रूट होगा बेटा, nth रूट होगा। कौन सा रूट होगा बच्चे, nth रूट होगा आपका, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा यहां पे अगर बात करें तो हो सकता है कि कोई बोले कि सर एक बात बताओ ये फॉर्मूले में x की पावर में कैसे आ गया ये सब, ये x की पावर में f कैसे आ गया। तो बच्चे मैं डिस्कस करता हूं यहां से, आप जरा देखो। सपोज करो, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, x की वैल्यूज आपको दे रखी है 2, 3, 5, 7 और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी दे रखी है, जैसे सपोज कर लो 3, 2, 1 और 2। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप सबको पता है कि इसका क्या मतलब है कि 2 जो है वो कितनी बार है बेटा, 3 बार। आपका 3 बेटा जी कितनी बार है, 2 बार। फिर 5 और 7 भी कितनी बार है, 2 बार। तो मुझे बताओ कि जब मुझे यहां पे क्या निकालना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो यानी कि मैंने इन तीनों ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट करा, फिर यहां पे करा, फिर यहां पे करा, मैंने सभी ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट कर दिया। तो तुम सब जानते हो कि मैं इसे क्या लिख सकता हूं बेटा, इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय आपका 7 की पावर 2। तो आई थिंक आप देख सकते हैं कि यहां पे जब आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है तो आपका जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी ये कहां पे आ गई बेटा, एक तरीके से पावर में आ गई। फ्रीक्वेंसीज कहां पे आ गई, आपकी पावर में आ गई। इज इट सो नॉट। तो बेटा बस यही रीजन है कि आपका आई थिंक प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए उम्मीद करूंगा कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये जो x की पावर x1 की पावर f1
और x2 की पावर f2 और x3 की पावर f3 और ऐसे करते करते xn की पावर fn तक है। ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब साथ के साथ आपको पता है nth रूट निकालना है, तो इसीलिए उसके ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। देखो अब आगे चलते हैं और जब एमसीक्यू कराऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबली एक बार के लिए आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, जैसे मैंने लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना सिखाया था, तो मैं अभी सिखाऊंगा भी कि देखो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। फिलहाल आगे चलते हैं और जरा देखिए, आप सबको पता है कि इसको अगला स्टेप आएगा और कैसे लिखा जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3 और xn की पावर fn, और यहाँ पे रूट आएगा और सबको पता है कौन सा रूट आएगा, nth रूट। ऐसे ही लिखते हैं ना बेटा। अब मुझे यहाँ पे प्रूव करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को सेटिस्फेक्शन होगा। मैं चाहता आपका मन ना करे, मत कॉपी करना कुछ भी। तो जरा देखिए यहाँ पे अगर मैं स्टेप लूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या लिखा मैंने, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, और अगर दोनों साइड लॉग लेते हैं तो हमें देखो क्या मिल रहा है, इस तरफ लिया log gm, ठीक है, साथ के साथ आपका log, और ये हो गया x1 की पावर f1, x2 की पावर f2 और ऐसे करते करते xn की पावर fn तक और होल की पावर 1/n। अब तुम सबको पता है कि आपको लास्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टी सिखा दी थी कि जिस भी चीज के साथ log लगाया जाता है, ठीक है, जिस भी चीज के साथ लॉग लगाया जाता है उसका पावर का वैल्यू कहाँ जाता है, आगे आ जाता है। तो यहाँ पे आपका आगे आ गया। अब ये अगर आगे आता है तो लॉग को बेटा अंदर ले जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो इन सब के बीच में क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। और आप सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी होती है log AB बराबर होता है किसके, log A प्लस में log B के। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा, जब log को इस ब्रैकेट के अंदर लेकर जाऊंगा तो यह हो जाएगा f1 log x1। अब प्रोडक्ट है तो बीच में क्या आना चाहिए, प्लस का साइन। फिर आपका f2 पावर में है तो आगे आएगा ना log x2, उसके बाद इस तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में fn log xn। ठीक है बेटा, उम्मीद करूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ जी, उम्मीद करूंगा क्लैरिटी होगी बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं। और तुम सब जानते हो बेटा, जस्टिफाई भी करता जा रहा हूं यहां पे मैं। चाहे तो एक बार के लिए आप लोग जो है इसे कुछ कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। मैं ये वाला पोर्शन रब करना चाहता हूं क्योंकि ये तो मेरे सिर्फ समझाने के लिए क्या था, जस्टिफाई करने के लिए कहा था, और कहीं ना कहीं ये तो मैं आपको पिछली क्लास में ही प्रॉपर्टी बता चुका हूं। तो जरा देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पे एक और चीज समझाता हूं। जैसे तुम सबको पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3, इन सब का टोटल क्या लिखते हो आप, सिग्मा x। अगर मान लिया f1 x1 प्लस में f2 x2 प्लस में f3 x3 एंड सो ऑन होता तो आप इसका टोटल क्या लिखते, सिग्मा fx। ठीक है बेटा, लेकिन अगर बात करें तो यहां पे एज यू कैन सी कि आपका जब इन सब का टोटल किया जाएगा तो इस पूरे f1 log x1, f2 log x2, f3 log x3, तो इन सब के टोटल को कुछ और नहीं बेटा आपका सिग्मा f log x लिखा जाएगा। और बेटा जी ये वाला n आप सबको पता है डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। और आपका एक तरफ का log जब दूसरी तरफ जाता है, एक तरफ का log जब दूसरी तरफ जाता है तो आपका बेसिकली क्या बन जाता है बेटा, एंटी लॉग। क्या बन जाता है आपका, एंटी लॉग। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं,
आपको बस वेट कीजिए, लॉग और एंटी लॉग के लॉजिक्स भी बताए जाएंगे, ठीक है, लॉग और एंटी लॉग्स के लॉजिक भी बताए जाएंगे। अभी पहले यहां तक ध्यान दो, और एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे वीडियो को पॉज करके आप एक बार क्या करेंगे बेटा, कॉपी करेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये मैंने आपको कुछ बातें जो डिस्कस करी, आइए जरा डिस्कस करते हैं आपका सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बेटा जी आपका सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखो, एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग जीएम, at the time of finding GM, all the observation at the time of finding GM, all the observations must be positive and none of the observations is जीरो। यानी कि ये लाइन क्या कह रही है बेटा, सुन लो, ये लाइन कह रही है कि भाई आपका अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन निकालते वक्त सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होनी चाहिए। वो तो आपको पता ही है कि नेगेटिव वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकालते बिकॉज ऑफ द रूट, ठीक है ना। लेकिन कोई भी ऑब्जर्वेशन, एक सिंगल वैल्यू भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तुमने कहा सर ऐसा क्यों, देखो, और मैं लिख रहा हूं यहां पे, समझा रहा हूं, और जरा देखिएगा, यहीं पे कंटिन्यूटी में ही लिख देता हूं अगला पॉइंट बना के, सिंस, या सिंस नहीं, ऐसे लिखता हूं, हाँ जी, if one of the observation is zero, then resulting geometric mean of the data will also be जीरो। और जरा देखो यहां पे अगर एग्जांपल लें तो एज यू कैन सी हाँ जी, अगर ऐसे एग्जाम्पल ले, मैं यहीं पे ही इस तरफ लिख लेता हूं बेटा, और एग्जाम्पल देखो बेटा इसके नीचे, अगर x की वैल्यू लेते हो आप, क्या x की वैल्यू लेते हो, सपोज कर लो 420 और 0, तो आई थिंक आप सब समझ सकते हैं कि अगर इन सब का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाएगा तो सबसे पहले इनका क्या करा जाएगा, प्रोडक्ट किया जाएगा। और अगर प्रोडक्ट किया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 है, एग्रीड इस बात से, तो बेटा जी क्यूब रूट लिया जाएगा। बट सिंस वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन विल बी जीरो, और रिजल्टिंग ज्योमेट्रिक मीन इट विल ऑल्सो बी जीरो। तो यही देखो मैंने यहां पे लिखा है, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो, देन रिजल्टिंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डेटा विल ऑल्सो बी जीरो। होपफुली आपको ये क्लियर हुई होगी बात, ठीक है ना। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो, देन रिजल्ट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डेटा विल ऑल्सो बी जीरो। हाँ जी, तो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं आपके साथ, और अगला पॉइंट जरा देखिएगा आपका
if all the observation if all the observations are same, then resulting geometric mean of the data will also be same। ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एज यू कैन सी, ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने अर्थमेटिक मीन में लिया था कि अगर सारी वैल्यू होंगी सेम तो अर्थमेटिक मीन भी कैसा आएगा, सेम। तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लिया मैं तीनों वैल्यू ले लेता हूँ 5 5 5, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो बेसिकली आपका, आप जानते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और उनका क्यूब रूट होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा उनका क्यूब रूट। एंड यू कैन इजीली फिगर आउट कि इसको आप क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर 3 लिख सकते हो ना बेटा। तो अगर आप 5 की पावर 3 लिख सकते हो और आपका उसके ऊपर क्या दे रखा है, क्यूब रूट, तो आई थिंक आप इजीली समझ गए कि फाइनल आंसर भी कितना आएगा बेटा, 5। तो यही बात मैंने बोली थी बेटा जी आपका, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन रिजल्टिंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डेटा विल ऑल्सो बी सेम। ठीक है बेटा, तो ये अर्थमेटिक मीन में भी एप्लीकेबल थी, अर्थमेटिक मीन में भी ये कॉन्सेप्ट बताया था और अब ये ज्योमेट्रिक मीन में भी एप्लीकेबल है। तो अभी तक मैंने यहाँ पे आपको एक तरीके से देखा जाए तो आपके 3 पॉइंट डिस्कस करे हैं। और देखो कल को ऐसा हो सकता है, और बेसिकली मैंने आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जैसे ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट जो है ये बेसिकली मैंने बेटा आपका किसी बुक के अंदर थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ा था और पूछा गया था कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहला पॉइंट क्या है, एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग जीएम ऑल द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है ना, एंड नन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो, और कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होगी। तो उसको तो मैंने हाथ के हाथ बता भी दिया कि क्यों जीरो नहीं होगी, क्योंकि इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो देन रिजल्टिंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डेटा विल ऑल्सो बी जीरो। अगर एक भी जीरो हुई तो प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जीरो। तो फिर अब उसके बाद कोई सा भी रूट निकालते रहो, आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, साथ के साथ अगला पॉइंट है बेटा आपका, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन कैसी होनी चाहिए, सेम, देन रिजल्टिंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डेटा विल ऑल्सो बी सेम। ठीक है ना, तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर मैं बात करूं तो कोई और पॉइंट भी डिस्कस करते हैं, और बेसिकली जो आगे की कुछ पॉइंट है वो प्रॉपर्टीज़ है मेनली। ठीक है ना, और जरा देखिएगा, सबसे पहले आगे चलते हैं और प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ और जरा देखो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के नाम पे जरा देखिएगा बेटा, एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, और देखो कुछ शॉर्टकट्स भी बनाए गए हैं इसके, और देखिए लेकिन वो एक्चुअल में शॉर्टकट्स नहीं है, वो प्रॉपर्टीज है। और देखो क्या है बेटा, मैं लिख के बता रहा हूं, इफ z is equals to xy, if z is equals to xy, आपने कहा सर ये क्या मतलब है z equal to xy का। देखो अगर ICI की बुक में भी देखोगे तो एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसका मतलब समझा देता हूं कि जैसे आप x की वैल्यू मान लो 2 4 6 और y की वैल्यू मान लो 1 3 5, आसानी के लिए ले लिए नंबर। ठीक है ना, 2 4 6,
और सपोज कर लो बच्चों कि आपकी z वैल्यू पता है क्या मानो, देखो z वैल्यू क्या, 2, 12 और 30। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि z वैल्यूज कुछ और नहीं बल्कि क्या है, x और y का मल्टीप्लिकेशन है, x और y का मल्टीप्लिकेशन है। आई होप समझ में आ रही होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ z इज इक्वल्स टू एक्स वाई, अगर z इक्वल टू एक्स वाई होगा देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y के। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y के। ठीक है, अब तुमने कहा सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। हाँ बेटा, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और कैसा क्वेश्चन आएगा मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। तो देखो मैं एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ और एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखिएगा। आपके पेपर में इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज 10। प्लेन क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई ये नहीं है कि घुमा फिरा के, प्लेन क्वेश्चन आता है इस प्रॉपर्टी पे। इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इक्वल टू 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y इज इक्वल्स टू 15, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई। क्या पूछा जा रहा है आपसे? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और आपका नीचे ऑप्शन भी दिए जाएंगे। तो ऑप्शन देखो कैसे कैसे होंगे। ऑप्शन देंगे आपको log 150, फिर बी ऑप्शन आपका 150, सी ऑप्शन ऐसे ही आपका बना देंगे क्या 25, और डी ऑप्शन में अपनी तरफ से बना देता हूँ नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन, प्लेन डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, और कोई ऐसा नई चीज़ नहीं कि मैं कहूँ कि हाँ भाई ऐसा पूछेंगे वैसा पूछेंगे। हाँ जी, तो अब जरा देखो यहाँ पे अगर बात करें तो आप सब जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स और वाई का मतलब क्या हुआ कि आपने एक नया वेरिएबल बना दिया। वो वेरिएबल कौन से वाले हैं? एक्स और वाई वेरिएबल के मल्टीप्लाई। तो देखो एज पर द प्रॉपर्टी आपका, जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड निकालने का सिखाया था ना आपने। तो बच्चे एक बात बताओ, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड कुछ और थोड़ी, जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई तो है। तो कुछ बच्चे इसलिए भी जवाब नहीं दे पाते क्योंकि वो तो सोच रहे हैं कि सर जेड पूछेगा, लेकिन उसने पूछा ही क्या क्वेश्चन के अंदर? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स और वाई। अरे तो यार ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई बोले या ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड बोले वो एक ही बात है। ठीक है ना, आप रट के ऐसे आए हो लेकिन पेपर आपकी रटी रटाई चीज़ बोले ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई अगर निकालना होगा तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू में ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई आएगा। और बेटा जी आप सबको पता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स 10 दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई 15 दे रखा है, और फाइनल आंसर 150 आएगा। तो इस तरीके से बेटा जी आपका बी ऑप्शन पे टिक कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके का डायरेक्ट, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है लेकिन ना पता हो तो पेपर में बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। होपफुली इस तरफ का सारा कॉपी हो गया होगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस। आइए इसके अलावा भी एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा, नहीं। लिमिटेड सा है ज्योमेट्रिक मीन, और लिमिटेड सा क्यों है आप सब याद करो कि जो आपकी पहली क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट्स, बेटा वहीं से ही बताना शुरू कर दिया था कि आपका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बेसिकली आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है। तो अभी मैं उसी बात के रिगार्डिंग में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से ही मैं चालू हूँ, और जरा देखो अगली प्रॉपर्टी देखो, बिल्कुल ऐसी एक और प्रॉपर्टी भी बता रखी है। इफ z इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, यानी कि दो वेरिएबल ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप अगर x डिवाइड बाय वाई कर दो तो किसके बराबर आता है? z के। तो बस बेटा जी ये तो प्लेन प्रॉपर्टी है जो आपको पेपर के अंदर
यूज़ करने के लिए आ सकती है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसके, y के। जरा मैं वेरीफाई कर लूँ कि आपको दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है बेटा। और इस तरीके से आपका दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द क्वेश्चन विच इज गोइंग विच इफ वे इट वुड बी आस्क्ड विल बी सिमिलर एज आई सेड इन द प्रीवियस प्रॉपर्टी। बिल्कुल ऐसा सही कोई एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका ज्योमेट्रिक मीन की एक तीसरी प्रॉपर्टी है और वो है बेटा जी आपका क्या, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। जैसे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन था वैसे ही कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन है। और कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला देख लीजिएगा बेटा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी बराबर है एंटी लॉग, क्या बोला, एंटी लॉग और आपका एन ए लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए प्लस में एन बी लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी और होल डिवाइडेड बाय आपका एन ए प्लस में एन बी। सो दिस इज द फॉर्मूला जो आपका बेसिकली आपके पेपर में पूछा जा सकता है। कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को देख के ही घबरा गए होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो, ये फॉर्मूला पेपर में आएगा, आपने कहा था 1 मिनट में क्वेश्चन करना है। तो बच्चे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बोल रहा हूँ कि वो टैक्टिक्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप इस फॉर्मूले को देख के डर गए। मान लिया शुरुआत में हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन कुछ टीचर्स ने मान लिया ऐसे सपोज कर लिया, मैंने ही बोल दिया कि बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इस फॉर्मूले को मैंने कराया ही नहीं, लिखवाया ही नहीं, कि मैंने कहा यार जब इतना लेंदी फॉर्मूला कैसे आ जाएगा पेपर में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कैसे आ जाएगा। पता चला पेपर में आया और सिर्फ क्या आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का करेक्ट फॉर्मूला है, और 4 ऑप्शन दे दिए गए, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करी गई और एक को बिल्कुल ठीक रखा गया। बच्चे सिर्फ आपको फॉर्मूला देखना है और टिक करना है। ऐसा सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसको फॉर्मूला बताया जाएगा। तो दिस इज़ द ओनली पर्पस। आई एम डैम श्योर कि इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला नहीं है। मैं गारंटी भी दे सकता हूँ किसी भी चीज़ पे लिख के, लेकिन ठीक है ना। और बेटा देखो, मान लिया मैं कहता हूँ कि तुमने कहा सर दे दिया, तो आपके कौन सा हाथ में, तो बच्चे फिर मैं आपको समझदारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे वो वाले तरीके से मत चलना, वो जो बचपन से मम्मी ने सिखाया था, बेटा पेपर छोड़ के नहीं आना है, पूरा पेपर करके आना है। अरे भाई साहब 100 नहीं चाहिए, 99 आ जाए कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन पता चला अगर किसी लेंदी क्वेश्चन के अंदर फंस के आपने क्या कर दिया, 15 क्वेश्चन छूट गए, 10 क्वेश्चन छूट गए, तो आप होपफुली आप समझ रहे होंगे बात को कि बेटा वहाँ पे स्मार्टली काम करना है। हमें ये देखना है कि पेपर में आते हमें क्या आता है, क्या नहीं आता, उस पर दिमाग लगाने की जगह हमें क्या आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैक्सिमाइज करना है। वो अकाउंट्स के पेपर में तो बहुत बार होता है ऐसा। अकाउंट्स का पेपर बेटा जी कभी मेजोरिटी ऑफ द टाइम मुश्किल नहीं बनाया जाता, मेजोरिटी ऑफ द टाइम मुश्किल नहीं बनाया जाता। मुश्किल के नाम पे अकाउंट्स के पेपर में पता है क्या करते हैं, सिर्फ आपको क्या कर देंगे, लेंदी दे देंगे। पहला क्वेश्चन देंगे, बिल्कुल मतलब ये समझ लो ऐसा प्यारा सा क्वेश्चन देंगे कि बच्चा बिल्कुल सजा सजा के लिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ ना घर पे, कि आपका टाइम की कोई दिक्कत तो है नहीं, कहीं रेड कलर कहीं ब्लू कलर, बच्चा भी बेटा जी पेपर में सजा सजा के लिख रहा है, ठीक है। पता चला कि एक क्वेश्चन में ही 1.5 घंटा लगा दिया। होता है खुशी के मारे कि हम मुझे सारा आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। देंगे भी लेंदी क्वेश्चन कि पता चला 3 पेज तक बच्चा खुश हो रहा है कि हाँ मेरा पेपर भरता जा रहा है, क्योंकि अकाउंट्स तो सब्जेक्टिव है ना। और पता चला बाद में आपने देखा कि अरे यार एक क्वेश्चन में 1.5 घंटा लगा दिया, मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ही आपका 1.5 घंटा लगा दिया। बचे हुए 85 मार्क्स के लिए भी अब 1.5 घंटा बचा है। अब फिर बचा हुआ 85 मार्क्स का क्वेश्चन आप पेपर कैसे कर रहे हो, बिल्कुल मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा कि तुमने क्या लिख दिया। तो आई थिंक मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे स्मार्ट वर्क भी करना है, यहाँ पे
ठीक है, हम भी बिल्कुल प्रायोरिटी देंगे, 100 में से 100 लाने वाली ही प्रायोरिटी होती है, और आते भी हैं बेटा। 90s वाले बच्चों की लाइन लगी होती है। क्या बोला मैंने? 90s वाले बच्चों की लाइन होती है। और बेसिकली हमें ये नहीं कहूँगा हर बार होती है, कई बार कम भी होते हैं, किसी के भी मतलब कोई 80 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा होता, ऐसा भी पेपर आता है। तो ये पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि मतलब कि नॉर्मल पेपर आता है तो सभी के अच्छे मार्क्स आते हैं। जब ऐसा पेपर देते हैं टैक्टिक वाला कि बच्चा पता चला पहले 15 क्वेश्चन लगातार मुश्किल, पहले क्वेश्चन 15 मुश्किल दे दिए, मतलब मुश्किल मतलब नॉर्मल सेंस में, और बचे हुए 85 आसान दे दिए। बच्चा पहले 15 देख के ही हाथ पैर ढीले हो गए, बाकी के 85 भी करके आया, बिना मन के करके आया, गलत कर आया। कहीं ऐसे ही जो नंबर लाने थे कहीं ना कहीं 60 65 70 तक पहुंचना था, वो सिर्फ 55 पे ही अटक गया या 50 पे ही अटक गया। तो ध्यान रखना, इन सब बातों को भी डिस्कस करना जरूरी है। इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टीचिंग, क्योंकि पेपर के अंदर हाउ टू डील विद द पेपर ये भी आपको बताना ज़रूरी है। फिलहाल अभी आगे देखो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा जो पर्पस है, मैंने ये जो पूरा का पूरा आपको फॉर्मूला लिखवाया है, ओनली पर्पस मेरा एक ही है बेटा, क्या कि बेटा जी यहाँ पे अगर पेपर में पूछा जाए तो आपको आए। तो इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ को ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, सिर्फ इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। अब जरा आगे देखिएगा, और बेटा एक नोट लिखवाता हूँ और जरा देखो, ये प्रॉपर्टीज़ तो बस यही थी, ठीक है बेटा। अब आगे देखो और सुनो, एक नोट करके लिखवा रहा हूँ और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्रिक मीन इज वन ऑफ द स्पेशल टाइप्स of average. Geometric mean is one of the special types of average. आपको सबको ध्यान है कि मैंने आपको बता दिया था कि ज्योमेट्रिक मीन कैसा था बेटा। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन स्पेशल टाइप्स ऑफ एवरेज था, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन लगेगा हर जगह नहीं लगेगा। तुमने कहा सर ये बता दो हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि कहाँ लगेगा। तो बच्चे देखो, आपके पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चंस जो मैंने बताने हैं उसमें वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। मैं अगर कोई लाइव क्लास लूँगा तो समझाऊंगा भी आपको कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके के क्वेश्चनों में ज्योमेट्रिक मीन लगता है। लेकिन अभी इस समय जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो थ्योरेटिकली बताना चाहता हूँ, और सुन लो, ये देखो यहीं पे एक पॉइंट बना रहा हूँ, और देखो आपका whenever question, अब देख लो, whenever question ask about average of rates in percentage, whenever question ask about average of rates in percentage, then अप्लाई GM ओनली। यानी कि अगर कभी परसेंटेज वाला डेटा आएगा, सुन लो, अगर परसेंटेज वाला डेटा आया और आपसे कहा कि इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, नाउ यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस, आपको अर्थमेटिक मीन ही लगाना है। जब एक्सप्लिसिटली बोल दिया गया कि अर्थमेटिक मीन लगाओ तो अर्थमेटिक मीन लगाओ, ठीक है ना। लेकिन वैसे बताना चाहूँगा कि अगर कभी परसेंटेज वाला डेटा आएगा, ठीक है ना, और पूछा जाए फाइंड द एवरेज, ऐसे बोल दिया जाए, या ऐसे बोल दे फाइंड द एवरेज फ्रॉम द सुटेबल मेथड, तो जब भी डेटा परसेंटेज में आएगा एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ही मेथड लगाया जाएगा, कुछ और नहीं बल्कि क्या, ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, देख लो यहाँ पे वर्ड मैंने क्या लिखा हुआ है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन ओनली, यानी कि चॉइस नहीं है यहाँ पे आपके पास। जब भी डेटा परसेंटेज के अंदर आता है तो ज्योमेट्रिक मीन को आपका क्या माना जाता है, सूटेबल मेथड माना जाता है। और
क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक मीन जो है वो परसेंटेज वाले डेटा के अंदर ज़्यादा सही रहता है। तो ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, बल्कि कहीं कहीं पे एप्लीकेबल होता है। अब सुनो, देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, अगर कोई क्वेश्चन नॉर्मल दे रखा है, ऐसी वैल्यूज़ दे दी 10, 12, 15, 20, 21 ऐसी वैल्यूज़ दे दी और बोला गया ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तुमने कहा सर लेकिन एक बात बताओ, आप कह रहे हो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, आपने तो बोला था कि जब भी डेटा परसेंटेज में आएगा तभी ज्योमेट्रिक मीन लगाया जाएगा। हाँ बेटा, अभी भी मैं उसी बात पे स्टिक हूँ, लेकिन आप अगर क्वेश्चन में दे रखा है डेटा, अब चाहे वो परसेंटेज के अंदर है चाहे विदाउट परसेंटेज, अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया कि भाई आप ज्योमेट्रिक मीन लगाओ, तो फिर यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस भाई, आपको क्या लगाना होगा? ज्योमेट्रिक मीन ही लगाना होगा। एग्रीड इस बात से? तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कभी डेटा परसेंटेज में आए, ठीक है ना, और या ना आए, कोई भी बात कर लो, और आपसे बोला जाए अर्थमेटिक मीन लगाओ, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, क्या लगाना है? अर्थमेटिक मीन। आपका डेटा परसेंटेज में हो या विदाउट परसेंटेज हो, आपसे बोला गया कि ज्योमेट्रिक मीन लगाओ, तो क्या लगाओगे? ज्योमेट्रिक मीन। जो बोला गया वही करोगे। लेकिन अगर कभी डेटा परसेंटेज के अंदर आए और आपको कुछ ना बताया जाए, क्वेश्चन इज साइलेंट, देन अप्लाई ज्योमेट्रिक मीन ओनली। वहां पे आपको क्या लगाना होगा? ज्योमेट्रिक मीन लगाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पे इसीलिए मैंने बोला ज्योमेट्रिक मीन इज वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। और व्हेनेवर क्वेश्चन आस्क अबाउट एवरेज ऑफ रेट्स, देखो बेटा, रेट्स आपके दो तरीके के होते हैं, सुन लो, रेट्स आपके दो तरीके के होते हैं। देखो आपका, अगर मैं बात करूं स्पीड किलोमीटर पर आवर, क्या है बेटा? आपका रेट्स है। स्पीड किलोमीटर पर आवर क्या है बेटा? आपका रेट्स है। ठीक है, प्राइस रुपी पर लीटर, रुपी पर मीटर एंड सो ऑन, कुछ भी, रुपी पर किलोग्राम, क्या है बेटा? ये सब रेट्स है। ठीक है ना। अगर मान लिया कभी आप होटल में घूमने जाते हो, ठीक है, तो होटल में वहाँ पे चार्जेस कैसे होते हैं बेटा? पर रूम, पर डे, क्या है? रेट्स है। बेटा हमारे देश की पॉपुलेशन हर साल सपोज कर लो 20% से बढ़ जाती है। किससे बढ़ जाती है बेटा? ग्रोथ रेट बोल रहा हूँ 20%, सपोज कर लो, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, अपनी मर्जी से बना रहा हूँ। ठीक है ना। इन्फ्लेशन हमारे देश में, यानी कि चीज़ों में महंगाई हमारे देश में कितनी है? आपका मान लिया होलसेल में है 7%। ठीक है, तो ये भी आपका रेट्स है, ये भी रेट्स है, लेकिन ये रेट्स कौन से हैं? विद परसेंटेज, और ये वाले रेट्स कौन से हैं? विदाउट परसेंटेज। तो आपका रेट्स जब भी परसेंटेज में आएगा तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन लगाया जाएगा। तुमने कहा सर और इस वाले रेट्स के लिए? तो इस वाले रेट्स के लिए भी बताएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है ना। लेकिन आपका ज्योमेट्रिक मीन के लिए बता दिया कि जब भी आपका रेट्स किसके अंदर होगा? रेट्स इन परसेंटेज, तो आपको वहां पे लगाना है। और अगर कुछ और ना कहा जाए तो सिंपली आपको ज्योमेट्रिक मीन लगाना है। ठीक है, तो जरा फटाफट से इसे कॉपी करिए, फिर मैं उसके बाद आपको आगे की बातें जस्टिफाई करता हूं। हाँ जी, तो देखो एक काम करते हैं, अभी के लिए थोड़ा सा इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर या लाइव क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा सा लॉग और एंटी लॉग के शॉर्टकट सिखाऊंगा कि लॉग कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंटी लॉग कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपके पेपर में ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और उन्हें कैलकुलेटर पे कैसे डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा, और साथ के साथ आपको नया कॉन्सेप्ट भी कोशिश करूंगा डिस्कस करने की, विच इज़ व्हाट? हार्मोनिक मीन। तो एक काम करते हैं बेटा, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।